नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई आज हमारी ईवीएस पैडा की क्लास है और जिसमें क्वेश्चन नंबर 176 से लेकर 185 तक डिस्कस किए जाएंगे, जो कि पीडीएफ में है। और आपको पता ही है कि आपके पास पीडीएफ पहुँची गई होगी। जिसने मुझसे पीडीएफ मंगाई है मैंने सभी को भेज दी है। और ये हमारी देखो 13वीं क्लास है, 13वीं क्लास है। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये मेरा पढ़ाने का तरीका और बहुत ही शानदार तरीका है। इस तरीके से पढ़ाता हुआ पूरे यूट्यूब पे आपको मैं ही मिलूंगा और कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मेरा ही ईजाद किया हुआ तरीका है। और ये ऐसा तरीका है कि पेडागोजी तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। जो आपका 60 सेकंड का क्वेश्चन है ना, उसे 6 सेकंड में ख़त्म करवा दूंगा। और पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा तरीका है कि आपको फर्स्ट पेपर में सीडीपी यानी कि सीडी और पैडा हर सब्जेक्ट की 90 मार्क्स की आती है। 90/90 मार्क्स दिला सकता है अगर आपने इसको समझ लिया तो। अब आप इसे पॉजिटिव और नेगेटिव को समझेंगे कैसे, ये मुद्दा मेन है। तो भाई इसको समझने का तरीका बहुत आसान है कि आप मेरा जो भी सब्जेक्ट देख रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की भी क्लास देख रहे हैं, वो सारी जो क्लासेस है ना वो सीरियल वाइज देखें। सीरियल वाइज इसलिए देखें कि कई बार ऐसा हुआ होगा कि जैसे मान लो किसी क्लास में मैंने कोई 2 या 3 वर्ड पकड़ लिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव थे और मैंने उनको अच्छे से समझाया, और जब अगली क्लास आएगी तो शायद मैं उसमें उन शब्दों को ना समझाऊं, क्योंकि मुझे लगता है इससे लास्ट वाली क्लास में मैंने बच्चों को समझा दिया है। तो अगर आप सीरियल से देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगी। और जब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव क्लियर हो जाएंगे तो मैं आपको जितने परसेंट का उतने परसेंट गारंटी दे सकता हूँ, आपका सीटेट कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, दूसरा काम क्या करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब तक बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे मेरी क्लास का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप क्लास नहीं देख पाओगे। क्लास नहीं देख पाओगे तो फिर बहुत सारी चीज़ छूट जाएगी। तो आपको 2 काम करने हैं, एक तो क्लास सीरियल वाइज देखनी है जिस सब्जेक्ट की भी देख रहे हो, और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे पेडागोजी को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। क्वेश्चन नंबर है 176। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब देखो, वो बच्चों को प्रोत्साहित करेगी तो किस चीज़ के लिए करेगी? पॉजिटिव चीज़ के लिए। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में वो पॉजिटिव पूछ रहा है। पॉजिटिव ऑप्शन कौन सा है, यानी कि मेरे जहाँ पे पॉजिटिव वर्ड्स हैं वही पॉजिटिव ऑप्शन है। तो आप क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ें, आप हैबिट डाल लो, क्योंकि भाई ये फर्स्ट पेपर की है, फर्स्ट पेपर में ही आती है ईवीएस। 90 मार्क्स का जो पोर्शन है वो सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का है। तो आपको इसकी हैबिट डालनी पड़ेगी। हर क्वेश्चन में वो या तो नेगेटिव पूछेगा या पॉजिटिव पूछेगा। अभी तक आपको पता नहीं था, अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप मेरी बताई हुई बात को अगर मानेंगे तो आपका 100% सीटेट क्लियर होगा। चलिए पॉजिटिव वर्ड्स देखिए। यह समझना कि पौधे भी सजीव हैं। समझ पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है जी। तो ये आंसर हो सकता है। यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी है। समझ पॉजिटिव वर्ड है। अधिकतम पौधों के नाम लिखना। नाम लिखना नेगेटिव। नाम लिखना, सुलेख लिखना, सूची बनाना, ये नेगेटिव होता है। उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान का अवलोकन करना। अवलोकन करना पॉजिटिव। अब देखो भाई, इसमें जो थर्ड है ये तो है आपका कैसा, नेगेटिव। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, और हमारा आंसर होना चाहिए पॉजिटिव। तो 1, 2 और 3। अब ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो देखने में ऐसा लग रहा है कि आंसर है। तो सीटेट में अक्सर ऐसा होता है कि चारों ही ऐसे देखने में लगते हैं कि आंसर है। वो तो आप ये लगा लो कि नेगेटिव, नाम लिखना नेगेटिव होता है, ये मैंने आपको बता रखा है, इसलिए आप इसको एक को तो कम से कम एलिमिनेट कर ही दोगे। तो अब आप फंस गए कि पहला, तीसरा और चौथे में से कौन सा आंसर है। तो इसके 3 मंत्र हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप देखो कि जो जिनमें आप फंसे हुए हो उनमें विस्तार कहाँ है, सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ सीखेगा, बच्चा सबसे ज़्यादा क्रिएटिव कहाँ होगा, बच्चा कहाँ पे अपनी कल्पना का प्रयोग कर पाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये। तो देखो भाई, इसमें क्या है, बच्चा समझ रहा है पौधे सजीव हैं, एक चीज़ समझ रहा है। दूसरे में ये समझ रहा है पौधे हमारे लिए उपयोगी है, एक चीज़ समझ रहा है इस ऑप्शन में। लेकिन अगर हम फोर्थ देखते हैं तो यहाँ पे वो पौधों की ऊंचाई के बारे में समझ रहा है, पत्तियों के बारे में समझ रहा है, गंध के बारे में समझ रहा है, उसके उगने के जो स्थान है उनको समझ रहा है, उनमें अंतर क्या है, इन सब चीज़ों का अवलोकन कर रहा है। तो यहाँ बच्चा विस्तारित चीज़ कर रहा है, इसलिए आंसर होगा फोर्थ। तो आप देख लो नेगेटिव पॉजिटिव से कितना आसान है भाई, आराम से आंसर मिल गया, नो कन्फ्यूजन, बिल्कुल सटीक आंसर करोगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए।
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होगा, जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो क्या पूछा उसने, पॉजिटिव पूछा। अब पॉजिटिव देखते हैं। क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। क्रियाकलाप देखो संचालित करना ये पॉजिटिव होता है, यानी बच्चों से हम क्रियाकलाप कराएं, इससे बच्चा सीखता है। आकलन में सफलता प्राप्त करना, ऐसा कोई ऑप्शन जो बच्चे को फेल या पास की एक उपाधि दे रहा है कि हाँ भाई आकलन करेंगे तो बच्चा उसमें सफल होना चाहिए, यानी कि पास होना चाहिए या फेल हो गया, अगर इस तरह का कोई भाव दे रहा है कोई ऑप्शन, तो वो लगभग नेगेटिव होता है, यानी कि उसको हम होल्ड पर डालेंगे। विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं या अवधारणाओं को समझना। अब देखो यहाँ समझ तो पॉजिटिव है, लेकिन जो ये विज्ञान है ना ये नेगेटिव है। विज्ञान शब्द प्राइमरी में नेगेटिव रहेगा। क्यों नेगेटिव रहेगा कि अगर हम पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक का सिलेबस उठा के देखें तो भाई इसमें विज्ञान का तो कोई किताब ही नहीं है, कोई टॉपिक सब्जेक्ट ही नहीं है। तो जब वो सब्जेक्ट विज्ञान का है ही नहीं तो उसकी संकल्पनाओं को समझने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई ये हो गया आपका नेगेटिव। सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। कहीं पे भी सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण या सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आ जाए तो आप समझ लो ये 100% पॉजिटिव है। आप इसमें तो सामाजिक सांस्कृतिक के साथ प्रकृति भी जोड़ दी तो ये और पॉजिटिव हो गया, क्योंकि हमारा एनसीएफ 2005 वो क्या कहता है कि बच्चे को आप प्रकृति के साथ जोड़ो, बच्चे को आप रियल जो एक्सपीरियंस है वो दो, वास्तविक अनुभव दो। तो यहाँ बच्चों को वास्तविक अनुभव मिल रहे हैं, वो प्रकृति से जुड़ रहा है, समाज से जुड़ रहा है, संस्कृति से जुड़ रहा है, वहाँ सीख रहा है। तो भाई ये पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव एक तो फोर्थ पॉजिटिव है और एक मैंने बताया था कि पहला भी पॉजिटिव है, क्योंकि क्रियाकलाप करवाना, क्रियाकलाप कौन करेगा, बच्चा करेगा, तो ये भी पॉजिटिव है। तो अब देखो दूसरा और तीसरा ये तो टोटल नेगेटिव, इनको हटा ही दो। अब पहले में और चौथे में आप फंसोगे, जब फंसोगे तो फिर वही मंत्र है, तीन मंत्र है, मतलब जो मैंने 3 मंत्र बता रखे हैं। पहला मंत्र क्या है, विस्तार। अब देखो यहाँ क्रियाकलाप करा रहा है और क्रियाकलाप करवाने के बाद कौशलों का विकास कर रहा है। अब यहाँ क्रियाकलाप कहाँ होगा, क्लास के अंदर होगा, तो यहाँ वास्तविक अनुभव कुछ हद तक मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ देखो प्रकृति के साथ जोड़ रहे हो, समाज से ज़्यादा तो विस्तारित कुछ है ही नहीं। जो भी कुछ बच्चे के लिए हो रहा है, जो भी बच्चा सीख रहा है, वो सब कहाँ सीखता है, समाज में। तो ये समाज और संस्कृति ये सबसे ज़्यादा विस्तारित है, इसलिए आंसर होगा फोर्थ। नो कन्फ्यूजन। सबकी शिकायत रहती है भाई सीटेट में बहुत कन्फ्यूजन है, चारों आंसर लगते हैं। तो मैं आपको ऐसे तैयार कर दूंगा कि कन्फ्यूजन नाम की चीज़ ही गायब हो जाएगी। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो मैंने कह दिया ना नेगेटिव है और जो कह दिया पॉजिटिव, वो नेगेटिव ही रहेगा। कहाँ, सीडीपी के 90 मार्क्स के पोर्शन में, और कहाँ, सिर्फ और सिर्फ सीटेट के क्वेश्चन में। मेरा जो ये पढ़ाने का तरीका है नेगेटिव और पॉजिटिव का, ये सिर्फ और सिर्फ सीटेट पर अप्लाई होगा, किसी और टेट पे अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि भाई मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ, इसलिए मैंने जो अपना कंटेंट डेवलप किया है वो उसी हिसाब से किया है, मैं और दूसरा कोई टेट पढ़ाता नहीं हूँ। और भाई जो लोग आपको टेट भी पढ़ा रहे हैं, सारे स्टेट के, और सीटेट भी पढ़ा रहे हैं, और भाई डीएसएस भी पढ़ा रहे हैं, और केवीएस भी पढ़ा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, पहले उन टीचरों से ये पूछो कि क्या वो खुद टीचर हैं, क्या उन्होंने ये सब चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। अगर उन्होंने सबने ये क्लियर कर रखा है तो उनका चैनल आप देखो। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि आप स्वयं बर्बाद कर रहे हो। जो जिसने खुद ना किया हो वो आपको कैसे टीचर बना देगा। और दूसरी चीज़, भाई इतना बुद्धिमान कोई नहीं होता। मैंने देखे हैं बड़े बड़े चैनल जिनके 10-10 लाख सब्सक्राइबर हैं, अगर क्वेश्चनों को तोड़ मरोड़ के एक क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ से उठा लिया, किसी का ऑप्शन यहाँ से उठा लिया, कैसे किसी का वहाँ से उठा लिया, फिर बच्चों के सामने रखते हो, बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है कि यार इसका ये आंसर है, ये आंसर। अरे भाई सीटेट का या कोई भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन बनाना बच्चों का खेल नहीं है। इसका प्रॉपर एक पैनल होता है, और वो पैनल नौसिखियों का नहीं होता है। उसमें कम से कम 60 70 साल के जो बंदे हैं जिनको 20 30 साल का सर्विस का अनुभव है, वो क्वेश्चन बनाते हैं इसका। और ये नए बच्चे यूट्यूब पे क्वेश्चन बना के दे रहे हैं और दूसरे बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें अगर सीटेट क्लियर करना चाहते हैं। तो जो एक्सपर्ट है सीटेट का उसका चैनल देखो। चलिए खैर इस क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलेगा। तो भैया हम बच्चे को कुछ दे रहे हैं, कुछ उसको उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चीज़ ही होगी, नेगेटिव तो हम देंगे नहीं बच्चों को। अब देखो ये मानचित्रांकन है, मान लो आपको ये समझ नहीं आया कि इसका साला मतलब क्या है ना।
ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना समझ लो कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है, तो आप पॉजिटिव आंसर देखेंगे। साफ सुथरा, साफ सुथरा का मतलब हो गया सुलेख, एक तरह की सुलेख होती है नेगेटिव। गणना और अनुमान, बच्चे को हमें गणनाएं नहीं सिखानी कि भाई तू कैलकुलेशन करना सीख ले। मैंने बताया आपका बच्चा है 5 से लेकर 10-12 साल तक का बच्चा है, और ये बच्चा किसी चीज़ में परफेक्ट होने के लिए नहीं आया है, तो आप उसको परफेक्ट मत बताओ, गणना मत सिखाओ भाई कैलकुलेशन सीख जा, कैलकुलेशन सीख जा, नेगेटिव गणना। माप के अनुसार चित्रण करना, चित्र बनाना नेगेटिव होता है, चित्रण करना यानी कि चित्र बनाना, ये नेगेटिव है, चित्र जो है नेगेटिव होता है आपका। अब देखिए सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, सापेक्ष कहीं पे भी आ जाए पॉजिटिव, बोध कहीं भी आ जाए पॉजिटिव, तो क्या पूछ रहा था, पॉजिटिव, आंसर कर दो। देखो तो ये है नेगेटिव पॉजिटिव का कमाल, कि आपको अगर क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा ना, तब भी आप सटीक आंसर करके आएंगे। सापेक्ष क्यों पॉजिटिव है, सापेक्ष का मतलब होता है किसी चीज़ को उसके हर एंगल से देखना। अब जब बच्चा किसी चीज़ को हर एंगल से देखेगा तो वही विस्तारित रूप में सीख रहा है वो। बोध होना यानी कि जानकारी हो जाना, यानी कि उसने उसको आत्मसात कर लिया, उसने समझ लिया, अब बच्चा समझ रहा है, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये जो है आपका आंसर। और देखो सीटेट में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, ये जो भी ऑप्शन होते हैं ना, इनका सबका वेटेज होता है। इस वाले से भी बच्चा थोड़ा सीखेगा, इससे भी सीखेगा, इससे भी सीखेगा, चारों से सीख तो चारों से रहा है, बट आपको बेस्ट निकालना है कि सबसे ज़्यादा किससे सीखेगा। वो कैसे पता चलेगा भैया, वो पता चलेगा नेगेटिव पॉजिटिव से, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। भाई ये आप देख लो, इसको अध्ययन कर लो, मैंने तो कर रखा है। उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा है, सही बात। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि प्रतिशत अधिक है, सही बात। डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक वाहन इस पर चलता है, चलो ये भी सही है। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए, ये बात भी सही है। बात तो सही, चारों सही लग रही हैं। अब हम देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। वैसे तो चारों सही हैं, पढ़ेंगे। बी और सी निष्कर्ष हैं। अब देखो इसमें दो चीज़ें, एक तो है निष्कर्ष और एक है प्रेक्षण। निष्कर्ष का मतलब, निष्कर्ष जो है प्रेक्षण के बाद की कंडीशन होती है, यानी पहले जो बच्चा है या कोई भी है, पहले वो प्रेक्षण करेगा। प्रेक्षण का मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करेगा और ऑब्जर्वेशन के बाद क्या करेगा, कंक्लूजन करेगा, यानी कि निष्कर्ष निकालेगा। तो प्रेक्षण कौन कौन से इसमें, अब ये देखो, देखो यहाँ पे बच्चे ने देख के ये बता दिया कि पेट्रोल जो है डीजल से ज़्यादा महंगा है, तो ये पहले वाला तो क्या है, प्रेक्षण है। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में अधिक वृद्धि हुई, ये भी प्रेक्षण है, क्योंकि बच्चे ने यहाँ पे देख के बताया। अब फिर उसने निष्कर्ष निकाला, क्या, डीजल सस्ता है, सार्वजनिक वाहन इस पर चलता है, डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ी का प्रयोग करना चाहिए। ये दो निष्कर्ष हैं, और ए और बी प्रेक्षण है। ये दो प्रेक्षण और दो निष्कर्ष। अब देखो बी और सी निष्कर्ष हैं, नहीं भी, बी तो प्रेक्षण है, सी निष्कर्ष है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखेंगे, सी और डी निष्कर्ष हैं, सी और डी निष्कर्ष हैं, बिल्कुल सही बात है, तो आंसर तो इसका बी हो गया। ए और डी प्रेक्षण है, ए प्रेक्षण है लेकिन डी प्रेक्षण नहीं है। ए और सी प्रेक्षण है, ए प्रेक्षण है लेकिन सी नहीं है, तो आंसर इसका बी। आगे देखेंगे, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का पालन किया जाता है, केवल एक को छोड़कर। अब भैया आप किसको छोड़ोगे, पॉजिटिव को या नेगेटिव को, तो आपका आंसर आना चाहिए नेगेटिव को छोड़ेंगे सर। तो क्या ढूंढना है, नेगेटिव, नेगेटिव ऑप्शन ढूंढना है। नेगेटिव ऑप्शन कैसे ढूंढेंगे, नेगेटिव वर्ड ढूंढना है। मूर्त से अमूर्त पॉजिटिव, सरल से कठिन पॉजिटिव, स्थानीय से वैश्विक पॉजिटिव, अमूर्त से मूर्त नेगेटिव। यानी कि हमें बच्चे को पहले मूर्त अनुभव देने हैं, इसके बाद उसे अमूर्त चीज़। मूर्त का मतलब क्या है, जो आपके सामने है, अमूर्त का मतलब जो आपके सामने नहीं है। तो क्योंकि बच्चा हमारा छोटा है, इसलिए हम उसको कौन सा अनुभव देंगे, जो उसके सामने है। तो इन्होंने इसका उल्टा कर दिया कि पहले वो चीज़ बच्चे को बताओ जो बच्चे ने कभी नहीं देखी, तो ये हम काम नहीं करेंगे, डी नहीं करेंगे। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कौन सा, सेकंड, केवल डी। केवल डी गलत है, बाकी सारे ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो फायदा है नेगेटिव और पॉजिटिव का, इसकी भैया प्रैक्टिस करो। कैसे करोगे प्रैक्टिस, पीडीएफ है मेरे पास, ये आप ले सकते हैं मुझसे, जिसमें सीटेट से रिगार्डिंग लगभग 3,000 क्वेश्चन है। अब आप खुद सोचो, एक ट्रिक, एक मेथड, नेगेटिव और पॉजिटिव की जब आप 3,000 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे, और जब आप परफेक्ट हो गए तो आप समझ लो सीटेट भी क्लियर हो गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की
संस्तुति नहीं की है, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है, इसको समझ लो। देखो भाई एक चीज़ और समझ लो, मेरा वीडियो ना थोड़ा सा लंबा होता है, लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसका रीज़न ये है कि भाई मैं घास नहीं काटता हूँ, मैं आपको पहले चीज़ें समझाता हूँ। ये मेरी प्रॉपर क्लास है। और देखो भाई नर्सरी क्लास का बच्चा भी अगर ट्यूशन पढ़ने जाता है ना, तो कम से कम 1 घंटे की क्लास लेके आता है। तो मेरा तो वीडियो आधे घंटे से भी कम ही होता है, 20-22 मिनट में निपटा देता हूँ। तो वीडियो पूरा देखा करो अगर समझना चाहते हो तो, सीटेट क्लियर करना है तो। और नहीं करना है तो फिर जो तुम्हें यूट्यूब पे अच्छा लग रहा है वो देखो। चलिए, वो कह रहा है कि जो पहली और दूसरी क्लास है इसमें क्या है कि इसमें ईवीएस की बुक नहीं है। ईवीएस की क्यों नहीं है, वो ये पूछना चाह रहा है। पाठ्यक्रम का भार कम या ज़्यादा करने के लिए देखो, कम जो होता है ना, कम या ज़्यादा, अगर कोई ऑप्शन कम या ज़्यादा पर टिका हुआ है तो वो नेगेटिव है। कोई सा भी ऑप्शन हो, सीडीपी के 90 मार्क्स में कहीं पे भी आ जाए, अगर कम या ज़्यादा पर कोई ऑप्शन टिका हुआ है, यानी कि मेन जो उसमें वर्ड यही है, तो वो नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देखो भार कम है या ज़्यादा ये तो बच्चा जानता ही नहीं है। तो पढ़ाने वाले के ऊपर, जो उसको एनवायरनमेंट हम दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे को कोई चीज़ भारी लगेगी या हल्की लगेगी, कठिन लगेगी या सरल लगेगी, तो इसके कोई मतलब नहीं है। पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 के आगे कक्षाओं के लिए, केवल मात्र ही सिर्फ एकमात्र, कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव, इसको लिख लेना आप। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। ऐसा कोई भी सेंटेंस, ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें बच्चे की गलती बताई गई हो, बच्चे को दीनहीन दिखाने की कोशिश की गई हो, वो सेंटेंस पूरा नेगेटिव होगा। तो देखो भाई नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर तो यही बचा। तो इसमें पॉजिटिव क्या है, ये रहा संदर्भ युक्त परिवेश। ये संदर्भ कहीं पे भी आ जाए हमेशा ही पॉजिटिव होगा, जब तक कि ऑप्शन में इसे ज़बरदस्ती नेगेटिव ना किया गया हो, तब तक ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आंसर कर दो। देखो कितना आसान है, बच्चे वैसे ही कन्फ्यूज होते हैं जी, चारों आंसर लगते हैं, चारों आंसर लगते हैं। अरे मेरे नेगेटिव पॉजिटिव पकड़ो ना, नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर 6 सेकंड में क्वेश्चन करोगे, इसको गारंटी देता हूँ। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागमों को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क अधिक सशक्त है। तो भाई सशक्त है यानी कि बढ़िया है, मजबूत है। कौन सी चीज़ मजबूत होगी, जो पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव देखो, क्वेश्चन को ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, और तुम समझ में भी नहीं आ पाएगा, वो क्वेश्चन ऐसा बना के देंगे। लेकिन आप ये जरूर समझ जाओगे कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है नेगेटिव। और जैसे ही आपने ये समझ लिया, आपको मेरे नेगेटिव पॉजिटिव यहीं उछलते कूदते दिखेंगे। तो क्या पूछा है, पॉजिटिव। तो चलो भाई पॉजिटिव चलेंगे। यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। पाठ योजना नेगेटिव वर्ड है, लेसन प्लान नेगेटिव वर्ड है। क्यों? क्योंकि भाई लेसन प्लान आपको बाउंड कर देता है, जो लेसन प्लान में लिखा है उसे ही पढ़ाओ, नेगेटिव। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। देखो रोचक जो है ये क्या है, ये पॉजिटिव है। आगे चलेंगे, गतिविधि ये भी पॉजिटिव है। यह अवधारणाओं, मुद्दों, कौशलों को वृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। अब देखो अवधारणाओं की बात हो रही है, मुद्दों की, कौशलों की, वृहद यानी कि जो ब्रॉड है, विस्तार। देखो इसने तो खुद ही इसमें विस्तार लिख दिया। मैं कहता हूँ ना जब आप फंस जाओ तो क्या देखो, विस्तार। इसने तो पहले ही विस्तार दिखा दिया। तो आप इन्हीं दो में देखो फंसोगे, नीचे वाले में नहीं फंसोगे। चौथा भी देख लो, यह विषम सीमाओं को नर्म सौम्य बनाने व संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। मैंने आपको बताया कि बच्चे को आप ज्ञान मत दो, ज्ञान नेगेटिव वर्ड है। हमारा बच्चा आपसे ज्ञान लेने, ज्ञान तो उसके पास है, वो आपका ज्ञान नहीं चलेगा उसके सामने। हाँ, जो ज्ञान वो लेके आया आप उसको वैल्यू दो, उसको इम्पोर्टेंस दो, और फिर उसके ज्ञान को धीरे 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 परिष्कृत करो। ये काम है आपका। वैसे ज्ञान मत दो जैसा देते आए हैं कि भाषण देना शुरू कर दिया, ये सब मत करो। तो ये नेगेटिव। तो भाई ये वाला और ये वाला देखो, अगर आपको नेगेटिव वर्ड पता है पाठ योजना नेगेटिव, तो इन दोनों को तो आप पहले ही छोड़ दोगे। अब देखो जो मेरा स्टूडेंट है, अब उसको क्या, उसके पास 50-50 का ऑप्शन है, और जो बाकी स्टूडेंट है उनके पास अभी भी 25 है, क्योंकि वो चारों में ही कन्फ्यूज है। अब जो मेरा बच्चा जो यहाँ फंसा हुआ है दो में, उसका भी मैंने तरीका बताया। जब 2 में फंस जाओ, 3 में फंस जाओ, 4 में फंस जाओ, तो पहली चीज़ क्या देखो, विस्तार देखो। इनने तो खुद ही विस्तार दे दिया, फट से आंसर करके आगे बढ़ जाना। ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगता है यहाँ पे, और नहीं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 सेकंड में खत्म हो जाता है क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन में कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा
सबसे कम, कम कौन सा होगा भाई, जो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव ढूंढ मारते हैं इसमें। पहला देखो, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल है, अनुभव पॉजिटिव। कहानियाँ अनेक क्षेत्रों को छूती हैं, अनेक पॉजिटिव, क्योंकि इसमें ना ब्रॉडनेस आ गई। कहानियाँ कक्षा में प्रबंधन में सहायता करती हैं, प्रबंधन या अनुशासन नेगेटिव। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं, संदर्भ मैंने बताया पॉजिटिव। कितना आसान देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव वाला। क्यों? क्योंकि उसने नेगेटिव ही पूछा था। अब भाई इससे ज़्यादा आसान तरीके से मैं आपको नहीं समझा सकता, तब भी समझ में ना आए तो फिर मैं क्या करूं, फिर आप मेरे कोचिंग सेंटर पे आ जाना, तब आपको सिखा दूंगा। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों? क्वेश्चन समझ लो पहले। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, कहने का मतलब ये है कि जो ईवीएस के जो टॉपिक्स हैं, अगर आप ईवीएस की बुक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको साइंस के टॉपिक भी मिलेंगे और एसएसटी के टॉपिक भी मिलेंगे। तो वो ये कह रहा है कि एसएसटी और साइंस के जो टॉपिक, उनको अलग अलग नहीं लिखा, उनको ईवीएस बना दिया। ऐसा क्यों किया गया है? मतलब अलग से नहीं दिखाया कि विज्ञान या सामाजिक विज्ञान को अलग कर दो, कंबाइंड कर दिया है। देखेंगे, यह पाठ्यक्रम के भार को कम कर, मैंने बताया ना, कम और ज़्यादा पर अगर कोई सेंटेंस टिका हुआ है तो वो नेगेटिव है। तो भैया पहला तो हो गया नेगेटिव। सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया। सीबीएसई क्या है? ये बोर्ड है। मैंने बताया कि बोर्ड चाहे ब्लैक बोर्ड हो, वाइट बोर्ड हो, ग्रीन बोर्ड हो, या कोई एजुकेशनल बोर्ड हो, वो नेगेटिव होता है। तो इसको भाई नेगेटिव कर दो। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। समग्र, ये वर्ड पॉजिटिव है। समग्र का मतलब होता है चारों तरफ, यानी कि देखो जो हमारा बच्चा है ना, मैंने बताया ना 5 से लेकर 10-12 साल का, आप मान लो 5 या 6 साल का बच्चा आपके पास आया और आप जो है उसको कोई टीचिंग एड दिखाते हैं, सपोज करो आपने उस बच्चे को एटलस दिखा दिया, तो बच्चा ये नहीं कहेगा सर जी ये एटलस है, वो कहेगा सर ये तो किताब है। तो पहले वो समग्र रूप में देखेगा। या जैसे छोटा बच्चा होता है, आप मान लो बच्चे को आपने हाथी दिखाया, तो वो जब उसको देखेगा तो सबसे पहले हाथी देखता है वो, बाद में, यानी कि पहले समग्र रूप में पूरी बॉडी देखेगा, आफ्टर दैट क्या देखेगा, ये इसकी सूंड है, ये इसका पैर है, ये इसके कान है, मतलब पहले पूरा देखेगा। तो यही हाल यहाँ पे, आंसर यही है। मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं इसको इतना विस्तार में समझा रहा हूँ, तो आप समझ लो आंसर ये कि बच्चा स्टार्टिंग में इस बात को नहीं समझ पाता है कि ये साइंस का टॉपिक है या एसएसटी का टॉपिक है। वो तो समग्र रूप में देखता है, क्योंकि अपने पर्यावरण में जो भी चीज़ें उसके हो रही हैं चारों तरफ, उसमें साइंस भी है और एसएसटी भी है। तो उस सबको ईवीएस बना दिया। क्यों? क्योंकि वो समग्र रूप में चीज़ों को देख रहा है। बाद में वो उसको आइडेंटिफाई करने लगेगा कि भाई ये साइंस का टॉपिक है और ये एसएसटी का टॉपिक है। तो इसका आंसर तो हो गया सी। ये भी देख लो जरा। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। होल्ड वाला है ना, तो इसमें कुछ नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो उसको हमें कुछ करना ही नहीं है। थर्ड आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कक्षा 1 कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में क्या सत्य है? वही सत्य है भैया जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव को रट लो बाल को। मैं कहता हूँ यही आपको सीटेट क्लियर करवाएगा। 100% रिजल्ट देता हूँ हर बार सिर्फ इसी से। चलो, कक्षा 1 व कक्षा 2 में विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं। अब देखो इसे समझो। मैंने एक चीज़ बताई कि ऐसी कोई भी लाइन, ऐसा कोई भी सेंटेंस, ऐसा कोई भी ऑप्शन जो बच्चों में कमी निकाले कि बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता, वो नेगेटिव होता है। अब देखो यहाँ बच्चा नहीं है, लेकिन आप समझो इसको। वो क्या कह रहा है कि पहली दूसरी में पर्यावरण समझने योग्य नहीं है। अब कौन नहीं समझ पा रहा है? बच्चा, यानी कि बच्चे की कमी निकाली जा रही है यहाँ पे, नेगेटिव। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है, ये बात ठीक है। पर्यावरण अध्ययन से, अब इसको समझा दूं भाषा से कैसे होता है। देखो पहली और दूसरे में 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो है भाषा और एक है गणित। भाषा में 2 भाषाएं हैं, एक है आपकी हिंदी और एक है इंग्लिश। 2 भाषा यानी 2 किताबें ये और एक गणित की, 3 किताबें होती हैं पहली और दूसरी में। तो भाषा के माध्यम से, यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन के जो टॉपिक हैं वो भाषा, यानी कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी उस तरह के टॉपिक होते हैं इंक्लूड। तो ये बात सही है। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित दोनों से होता है, ये बात भी सही, क्योंकि गणित भी हम पहली दूसरी में पढ़ाते हैं, तो ये भी सही है। कक्षा 1 व 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, नहीं। पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस की कोई बुक पहली और दूसरी क्लास में नहीं है। तो अब आप इन 2 में फिर फंस गए, फंसोगे भाई।
सीटेट का पेपर है, कैसे निकलोगे? नंबर 1, ब्रॉड चीज़ देखो। तो देखो यहाँ एक चीज़ की बात हो रही है भाषा की, यहाँ भाषा और गणित 2 चीज़ों की बात हो रही थी, ये ब्रॉड हो गया, इसको आंसर कर दो। अब देखिए मैंने आपको अभी 10 क्वेश्चन कराए, 10 के 10 क्वेश्चनों में या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, बहुत सटीक है। आप नेगेटिव और पॉजिटिव को समझो मित्रों और अपना सीटेट क्लियर करो। आज की ये क्लास थी, उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी आपको। जैसी भी लगी अच्छी बुरी कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और सीटेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं 100% आपका समाधान करूंगा मित्रों। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।